दर्शकों, स्पेस के बारे में तो हम सभी ने सुना है, रॉकेट, सैटेलाइट, जीरो ग्रेविटी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बायोलॉजी का स्पेस से क्या कनेक्शन है? एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की तो प्लांट, सेल्स, बैक्टीरिया ये सब हमारे दिमाग में आती है। अब आप सोचिए कि जब ये सब चीज़ें स्पेस में जाती हैं तो क्या बदलता है। जी हाँ, और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है बायोलॉजी इन स्पेस, यानी कि एस्ट्रोबायोलॉजी। और इसकी साइंटिफिक और रिसर्च एंगल्स को बहुत अच्छे से समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत ही खास मेहमान। स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया जी का, जो कि एक पूर्व निदेशक रहे हैं CSIR निस्पर के, और इन्होंने स्पेस बायोलॉजी को लेकर नासा और इसरो के साथ कई सारे प्रोग्राम्स भी किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि स्पेस बायोलॉजी या बायोलॉजी इन स्पेस का मतलब क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बायोलॉजी इन स्पेस, जी। तो अंतरिक्ष से संबंधित जो भी बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं वो इसके दायरे में आती हैं। अब इसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला तो ये कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो स्पेस में होती हैं जाकर के, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, जो वहाँ करते हैं, उनकी लाइफ सस्टेन करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। और दूसरी, स्पेस जैसी कंडीशंस, एक प्री एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो ज़मीन पर ही होते हैं, वैसी कंडीशन तैयार करके कि ये जो प्रक्रियाएं हैं अंतरिक्ष में कैसे होंगी ताकि उसकी तैयारी की जा सके, वो ज़मीन पर ही प्रयोगशालाओं में वैसा स्थिति क्रिएट करके करी जाती है। और तीसरा, जब लंबी अंतरिक्ष यात्राएं जैसे मून मिशन है, मार्स मिशन है, जो मैन्ड मिशन होंगे या जो होते हैं, तो उनके लिए, लंबी यात्राओं के लिए उनकी लाइफ कैसे सस्टेन होगी, कैसे वो सर्वाइव करेंगे, किस तरह से उतना लंबा समय उसमें व्यतीत करेंगे। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो थोड़े समय के लिए लोग जाते हैं और आ जाते हैं, लेकिन जो लंबे समय तक रहना हो तो उसमें अंततोगत्वा जो उद्देश्य है वो यही है कि मनुष्य को अंतरिक्ष में, सुदूर अंतरिक्ष में, दूसरे ग्रहों पर अगर कभी बस्तियों की जैसी चर्चा होती है और हुई है, विज्ञान कथाओं में हुई है, उसको साकार करना हो तो कैसे लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे, उसके प्रयोग और उसका जो ज्ञान है उसको समृद्ध करने के लिए ये जो स्पेस एंड बायोलॉजी के प्रयोग हैं वो किए जाते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में हम आगे आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि माइक्रोग्रेविटी के एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस किस तरह बदल जाता है और इसका शरीर के कार्यों पर किस तरह का असर होता है? देखिए, जो माइक्रोग्रेविटी है, मेनली हम लोग ये शुरू से पढ़ते आए हैं कि निर्वात होता है, बिल्कुल वैक्यूम होता है, या वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी होती है। तो ये धीरे धीरे अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो ज़ीरो ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रेविटी तो रहेगी और पूरा वैक्यूम भी नहीं रहेगा। तो उसका जो प्रभाव है, क्योंकि हम जब ज़मीन में होते हैं, धरती पर होते हैं, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पर ग्रेविटी होती है, यहाँ पर अपना भार होता है। तो जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो एक भारहीनता की स्थिति आती है जी। तो उसमें हम कहते हैं कि यहाँ माइक्रोग्रेविटी है और उसमें शरीर को काम करने के लिए अपने आप को समायोजित करना होता है। उस समायोजन की प्रक्रिया में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कभी कभी वो चेंजेस समायोजन के अनुकूल होते हैं, कभी कभी चेंजेस समायोजन के अनुकूल नहीं भी होते हैं। तो वो जो चेंजेस हैं वो किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाए। जैसे एक सबसे बड़ा जो चेंज है वो तो यही होता है कि सबसे पहला आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो साइकोलॉजी पर पड़ता है। जी बिल्कुल। कि आप एक मन में एक ये होता है, हालांकि जितने बार अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो उससे ऊपर होते हैं, उससे एबव होते हैं, उससे परे होते हैं, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। जी बिल्कुल। न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है तो कॉग्निटिव इम्पैक्ट भी होता है, आपके सोचने समझने की क्षमता, काम करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग की क्षमता, इस पर भी असर पड़ सकता है। तो ये तो हुए बहुत ही मतलब तात्कालिक प्रभाव। अब इसी तरह से आपके शरीर के और भी अंग हैं, उन पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। दबाव का प्रभाव पड़ता है, तनाव का प्रभाव पड़ता है, रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे प्रभाव जो मेरा सवाल सर आपसे यही था कि जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो उसके शरीर में सबसे पहले कौन कौन से चेंजेस देखे जाते हैं? ये जो मैंने बताया सबसे पहला तो यही है। और दूसरा जो एक चेंज है कि जैसे उनका अंतरिक्ष में जाने से जो बॉडी फ्लूइड है, जो बॉडी फ्लूइड है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादातर ऊपर की ओर यात्रा करे।
हाँ जी। तो जैसे जब हम लोग लेटे होते हैं तो बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड है जी, या और लिम्फ है या और जो चीज़ें जी। हैं वो पूरा सम रहता है पूरा का पूरा। लेकिन जैसे ही हम खड़े होते हैं तो वो फिर ब्लड को शरीर उसको और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है हार्ट को, ताकि ब्रेन को उतना ही ब्लड मिले जितना पैरों को मिले। ब्रेन को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो स्पेस में एक टेंडेंसी हो जाती है बॉडी की कि जो भी फ्लूइड है वो ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। उसको मेंटेन करने के लिए एक वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम से कुछ ग्रेविटी पैदा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा की जाती है। इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं ताकि ऐसा ना होने तो पाए। क्या इसलिए जब हम देखते हैं कि जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस बाहर आते हैं तो उन्हें बॉडी मूवमेंट्स करने में दिक्कत होती है? हाँ, नेचुरली बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे उनका जो मसल है, मसल मास है, उस पर असर पड़ता है। उनका जो बोन है उस पर असर पड़ता है। ओवरऑल जैसे मैंने बताया उनके सोचने समझने की शक्ति पर भी असर पड़ सकता है। तो ये सारे जो मोटे मोटे तौर पर ये सारी प्रक्रियाएं, उनमें उनका शरीर क्रिया विज्ञान बदल जाता है। उनका पाचन है, उनका डाइजेशन है, उनका रेस्पिरेशन है, ये जो सारी चीज़ें हैं उन पर असर इसका रहता है। असर बिल्कुल, इसको और भी डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि जैसे क्या अंतरिक्ष में ह्यूमन डीएनए और सेल्स अलग तरह से व्यवहार करते हैं और इसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी प्राकृतिक रूप से जैविक चीज़ें हैं, उसका जो सबसे यूनिट है वो सेल है। हाँ जी। तो और सेल के अंदर डीएनए है। तो डीएनए जो सारी सब क्रियाओं को संचालित करने के लिए आदेश निर्देश देता है, तो उन पर भी इसका असर पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, जैसे फ्लूइड का जो बॉडी सबसे ज़्यादा असर है फ्लूइड के ऊपर, क्योंकि वो तरल है, तो उसको ही हिलना डुलना है। तो सेल में भी फ्लूइड होता है जी। तो फ्लूइड भी इधर उधर होता है। उसमें सेल का जो अपना संचालन प्रक्रिया है, उसकी एनर्जी जनरेशन प्रक्रिया है, उसकी अपनी रेस्पिरेटरी प्रक्रिया है, वो सारी की सारी उससे प्रभावित होती हैं। और जब एक सेल की प्रभावित होती हैं तो पूरी बॉडी की प्रभावित होती हैं। कभी कभी उनमें डिसइंटीग्रेशन भी देखा गया है, कभी कभी उनमें वोलेटिलिटी भी देखी गई है, कभी कभी उनमें एक्सट्रीम रिएक्शन भी देखा गया है। तो ये सारे प्रयोग कर करके ये देखा जाता है कि हमें अगर लाइफ को सस्टेन करना है स्पेस के अंदर, तो हमें किस प्रकार से उसको मेंटेन करना होगा, किस प्रकार से बॉडी को ट्रेन करना होगा जमीन पर ही रहते हुए, और किस प्रकार से हमें लंबी यात्राओं के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। सर, स्पेस में इम्यूनिटी सिस्टम का किस तरह से प्रभावित होता है और क्या इससे एस्ट्रोनॉट्स की इम्यूनिटी पर असर पड़ता है? जरूर, इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि जब सब चीज़ें वहाँ पर प्रभावित हो रही हैं तो इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। और इसमें एक दोहरा एक स्थितियाँ काम करती हैं। एक तो जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी कम होती है, और दूसरा जो पैथोजेंस होते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया वायरस कहते हैं जी। वो भी अंतरिक्ष में जाकर के एक अलग तरह का बिहेव करने लग जाते हैं, और उनका बिहेवियर बहुत बहुत रिएक्टिव हो जाता है। वो ओवर बिहेव करने लग जाते हैं। माने जो बैक्टीरिया वायरस धरती पर रह करके आपको कम इन्फेक्शन करता है, वही वहाँ ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाए, ज़्यादा इन्फेक्शस हो जाता है। वहाँ ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन करने लगता है, जल्दी वो उसको करने लगता है। तो ये जो एक डबल इसको कहते हैं कि एक तो हमारी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो रही है, दूसरा जो पैथोजीन अगर वहाँ है तो वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो गए हैं। तो ये जो डबल एक तरह का अटैक है वो बहुत ही एक तरह से एक कंसर्न है, चिंता का विषय है, और उस पर भी काम किया जा रहा है ताकि मेडिकेशन के माध्यम से और दूसरे तरीकों के माध्यम से उसको काबू किया जा सके। तो सर, अगर स्पेस की बात कर रहे हैं हम, तो स्पेस में प्लांट्स को लेकर या बायोलॉजी को लेकर किस तरह की रिसर्चेस की जाती हैं और उस वक्त क्या क्या चुनौतियां आती हैं सामने? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि प्लांट्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं, न केवल हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, बल्कि हमारे भोजन के लिए भी, प्लांट्स एंड क्रॉप्स। तो अभी इसरो ने भी एक प्रयोग किया है जिसका नाम है क्रॉप्स, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट एक्सपेरिमेंट्स, तो स्टडीज़। उसके लिए उन्होंने ये प्रयोग किया है, और उसका उद्देश्य यही है कि अंतरिक्ष में जाकर के सीड्स को जर्मिनेट करें। एल्गी है, उसको किस प्रकार से हम वहाँ और बढ़ा, क्योंकि एल्गी भी खाने वाली एल्गी भी होती है जी। तो फंगस है वो खाने वाले, जैसे आप मशरूम खाते हैं। हाँ जी। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं।
तो कोशिश यही की जा रही है। अभी जैसे हाल में लोबिया, आप जानते होंगे, हाँ जी। तो लोबिया के सीड्स ले जाए गए थे अच्छा। और उनको जर्मिनेट किया गया है। ओके। और वो 2 पत्ती लेवल तक जो है उनको जर्मिनेट किया जा सका है। उसके पहले नासा ने प्रयोग करे हैं, टमाटर को जर्मिनेट किया, टमाटर उगाए गए हैं। ओके। तो आप देखिए कि जितने भर हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं स्पेस में, तो उनके लिए पूरा पैकेज्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि अगर उनको फ्रेश फूड वहाँ पर मिले। तो इसलिए ये प्रक्रम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ये जो हमारा क्रॉप्स प्रोग्राम है उसके माध्यम से ये प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि कैसे न्यूट्रिशन जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनको मिले और किस प्रकार से अच्छा वातावरण उनको मिले। तो एक छोटा मोटा गार्डन भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बनाया गया है। Okay. उसी गार्डन में ये सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। वाह। सर, नासा और इसरो जैसी जो स्पेस कंपनियां हैं, किस तरह के स्पेस बायोलॉजी से जुड़े प्रयोग करती है? ये जैसे मैंने बताया कि इसमें कई तरह के प्रयोग हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो है आपका हेल्थ के बारे में। एक जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, क्रॉप्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, ह्यूमन हेल्थ के बारे में। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अंतर्ग्रहीय जो व्यवस्थाएं हैं ओके। उनमें जीवन की खोज के बारे में, कहीं और भी जीवन हो सकता है क्या, तो ऐसे भी प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे अभी एक भारत में BHU के एक वैज्ञानिक जिनका नाम मधुसूदन है, और उन्होंने कैम्ब्रिज में वो काम करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में। तो उन्होंने अपने प्रयोगों से पता लगाया है कि एक ऐसा ग्रह है जो करीब 124 प्रकाश वर्ष दूर है। 124 प्रकाश वर्ष का मतलब कि वहाँ प्रकाश की जो पहली किरण अगर यहाँ से हम लाइट भेजें या वहाँ से आए, तो इसको 124 प्रकाश वर्ष, उसको 124 वर्ष लगेंगे उसको जाने में। तो उसको उतने माने जितने एक साल में जितना प्रकाश ट्रेवल करता है उतने ट्रेवल के इंटू 124 उतना समय लगता है उसको। तो सर, अगर हम भविष्य में बात करें स्पेस की, अगर हमें लंबे समय तक रहना हो, या अभी जैसे कि आपने बात की कि कॉलोनी को बसाना हो, तो क्या हम इसके लिए जैविक रूप से तैयार हैं? कहा जा सकता है कि हम उसकी दहलीज पर हैं और प्रयास उसी दिशा में जा रहे हैं। जैसे 1902 के आसपास एक जूल्स वर्न का नोबेल आया था, एक ट्रिप टू मून, जिसको हम साइंस फिक्शन के रूप में जानते हैं। तो साइंस फिक्शन में इस तरह की परिकल्पनाएं करी गई थी, और जो देखिए ट्रिप टू मून उसके बाद 1969 में सफल भी हुआ जी। और 1969 में मुझे याद है कि मैं करीब उस समय 8 साल का था, और रेडियो पर लाइव कमेंट्री आ रही थी जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले थे। वो पूरी लाइव कमेंट्री मैंने पढ़ी थी। तो तब से मुझे विज्ञान में इतनी रुचि थी, तो वो मैंने देखा था। तो ये चीजें आज सफल हो रही हैं, साकार हो रही हैं। और 2-3 तरह की समस्याएं हैं। एक तो भोजन की समस्या है अंतरिक्ष बस्ती के लिए, दूसरा पर्यावरण की समस्या है कि वहाँ पानी होना चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन होनी चाहिए, और वहाँ जो बेसिक जो उसका टेम्परेचर है वो मनुष्य के अनुकूल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके आसपास भी है तो थोड़ा बहुत उसको अनुकूल किया भी जा सकता है। तो ये सारे प्रयोग हो रहे हैं इनको देखते हुए, और कई सारी कंपनीज ने तो वहाँ प्लॉट भी आवंटित करने शुरू कर दिए हैं। तो ये तो खैर एक अलग ही उदाहरण है, लेकिन हम उसकी दहलीज पर हैं, ये कह सकते हैं। और आने वाले समय में, जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ लोग अंतरिक्ष में थोड़ी देर के लिए गए भी थे, आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा। और अभी हमारा भारत भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, दूसरे देशों के, चाइना का जैसे पहले से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सर, एक आखिरी सवाल ये भी है कि स्पेस बायोलॉजी जो है मानव सभ्यता के विकास में क्या योगदान दे सकता है? स्पेस बायोलॉजी मानव सभ्यता के विकास में यही योगदान दे सकता है कि जैसे ये जो हम एक्सपेरिमेंट्स स्पेस में करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हमें धरती पर भी हमें जो इंसानी सभ्यता है उसमें उपयोग हो सकते हैं। जैसे एक मैं बताऊंगा आपको, एक एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ऐसे जीव जंतु जो एक्सट्रीम परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। जैसे ये माना जाता था कि समुद्र की तलहटी में बहुत दबाव होता है, प्रेशर होता है, इसलिए इतने प्रेशर में जीवन नहीं पनप सकता, लेकिन वहाँ भी ऐसे जीव पाए गए हैं। ये माना जाता था कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में बैक्टीरिया वायरस नहीं रह सकते, लेकिन 60+ डिग्री सेल्सियस में भी वो पाए गए हैं। तो उनको अंतरिक्ष में ले जाया गया। एक प्रकार के लाइकेंस होते हैं जो एल्गी और फंगी के दोनों का मेल होता है, जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं। वो दोनों मिल करके लाइकेन बनाते हैं।
उन लाइकेन को ले जाया गया अंतरिक्ष में और वो 15 दिन वहां रहे और वापस भी आ गए, कोई असर नहीं हुआ। ओके तो सर डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया जी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मतलब अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज से इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से और बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमें समझाया। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।